मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट की बात हर जगह हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये जो अपडेट आया है इसके बाद मेटा का जो पूरा सिस्टम है वो चेंज होने वाला है। जिस तरह से अगर हम बात करें गूगल के अंदर अपडेट्स आते हैं तो उसी तरह से ये मेटा का पूरा एक तरह से एल्गोरिदमिक अपडेट आप इसको बोल सकते हैं। पूरा सिस्टम जो है एड्स का वो चेंज होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि बेसिकली ये एंड्रोमेडा है क्या और किस तरह से ये मेटा के अंदर यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जब आप एड्स रन करते हैं उसको अफेक्ट करने वाला है। क्या चेंजेस होने वाले हैं, पहले क्या होता था, अब क्या होने वाला है। आरओएस लोगों का क्यों खराब हो रहा है, क्यों जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है वो बढ़ रहा है, सीपीएम बढ़ रहा है। तो मतलब जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत ही महंगे जो है आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, भले ही वो सेल हो, भले ही वो लीड हो। तो ये सब इकोसिस्टम जो है एक तरह से गड़बड़ा क्यों गया है, क्यों अब वो पुराने सिस्टम नहीं चलेंगे और नए सिस्टम के हिसाब से हमें जो है एड्स रन करनी पड़ेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेटा का एंड्रोमेडा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फेसबुक एड की जो खर्चा है, जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी कॉस्ट पर लीड लोगों का इंक्रीज हो रहा है, आरओएस फॉल कर रहा है और हमें वो जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि मेटा का जो एड सिस्टम है वो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए था। और इन सब के पीछे जो रीजन है वो है एंड्रोमेडा। सारों का सारा जो भी कुछ हो रहा है पिछले काफी टाइम से, भले कई बार रिजल्ट अच्छा हो जाता है, कई बार रिजल्ट खराब हो जाता है, तो उन सब के पीछे जो एक रीजन है दैट इज एंड्रोमेडा। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी होगी, ओल्ड वे और न्यू वे। अभी तक क्या हम करते थे और नए तरीके से क्या होने वाला है, क्यों हमारा जो एड स्पेंड है वो बढ़ रहा है, क्यों कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ रहा है, क्यों कॉस्ट पर लीड बढ़ रही है। तो पुराना तरीका अभी तक जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये सब कुछ हो रहा है। वो लोग माइक्रो टारगेटिंग कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। आप ऑडियंस को उनके बिहेवियर के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे, कई चीजों के बेसिस पे आप उनको टारगेटिंग करते थे। तो जब आप टारगेटिंग करते हैं तो मतलब आप चीजों को लिमिटेड कर देते हैं। और जो लोग ये चीजें कर रहे हैं, माइक्रो टारगेटिंग कर रहे हैं, ऑडियंस को बहुत ही नैरो डाउन कर दे रहे हैं, उनके लिए ये सब चीजें खराब हो रही हैं, उनके लिए कॉस्ट पर एक्विजिशन बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, एडवांटेज प्लस कैंपेन्स को यूज कर रहे हैं, भले ही वो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट हो, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव हो, एडवांटेज प्लस बजट हो, कुछ भी हो, ये सब चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। तो अभी जो पुराना तरीका यूज कर रहे हैं उनके लिए चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन जो ये नया तरीका यूज कर रहे हैं वो बेटर तरीके से कर पा रहे हैं। मैनुअल जो लोग स्केलिंग अभी तक कर रहे हैं उनके लिए चीजें अभी तक वो उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसी जो अच्छे लेवल पे हो सकती हैं। और जो लोग यहाँ पर नया तरीका क्या है, सीपीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, एड सेट के बजट को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, यानी 20% ऑफ बजट आप डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। आपके एड सेट का 20% हिस्सा दूसरे एड सेट पे ऑटोमेटिकली मेटा शिफ्ट कर सकता है। तो ये भी एक तरह का ऑटोमेशन ही है और इसमें कुछ लिमिटेशन रखी गई है कि सिर्फ 20% बजट को ही दूसरे एड सेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसके बाद जो सेगमेंट फनल बना रहे हैं, अलग अलग कैंपेन्स, बहुत ज्यादा कैंपेन्स बना रहे हैं, वो भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि नया तरीका क्या है, कंसोलिडेटेड कैंपेन्स आपको बनाने होंगे। और परफेक्ट क्रिएटिव जो लोग ढूंढ रहे हैं कि ये मेरा एक परफेक्ट क्रिएटिव है और मुझे इसी को लेके चलना है, तो वो अभी काम नहीं कर रहा। अभी हाई वॉल्यूम क्रिएटिव टेस्टिंग काम कर रही है। अब आपका काम जो है एक दो क्रिएटिव से नहीं चलने वाला, आपको बड़े स्केल पे क्रिएटिव जो है बनाने होंगे और उसको जो है मेटा को फीड करना होगा। अब ये ओल्ड वे और न्यू वे है। अब ये जो मैंने न्यू वे बताया है ये बेसिकली एंड्रोमेडा का ही पाथ है। हम समझेंगे एंड्रोमेडा क्या है, काम कैसे करता है, लेकिन
ये चीजें जो आप देख रहे हैं जो मेटा के अंदर आपको दिख रही होंगी, टारगेटिंग है, एडवांटेज प्लस आ रहा है, सीपीओ है, एड सेट की बजट की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए बोला जा रहा है अलग से क्रिएटिव्स लगाइए, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर हेडलाइंस के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, प्राइमरी टेक्स्ट के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो ये सब जो है बेसिकली इसी जो एंड्रोमेडा को फॉलो करने के लिए ही ये सब काम मेटा हमें करने को बोल रहा है। तो यहां पर अब हम एक चीज समझ लेते हैं, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। तो इस सब के अंदर न्यू वे के अंदर एक जो चीज है ना, हाई वॉल्यूम क्रिएटिव टेस्टिंग, ये सबसे बड़ा एक चेंज माना जा रहा है। अब इसके लिए हमें बोला जा रहा है आप क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली है क्या? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एड क्रिएटिव। आपको वाइड रेंज ऑफ एड क्रिएटिव्स बनाने हैं विद डिफरेंट थीम्स, मैसेजेस एंड विजुअल्स, जिनकी थीम्स अलग हो, मैसेज अलग हो, विजुअल भी अलग हो, टू कैटर टू डाइवर्स ऑडियंस सेगमेंट्स। और अलग अलग तरह की ऑडियंस के लिए अलग अलग तरह की थीम, मैसेज और विजुअल्स को यूज करते हुए आपको क्रिएटिव्स बनाने हैं। दिस अप्रोच एक्नॉलेज द एडवर्टाइजिंग इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। इसका अप्रोच का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजिंग ऐसी नहीं है कि जो एक ही सभी के लिए फिट हो जाए। दैट अ मोर नाउज्ड एंड वेरिड क्रिएटिव अप्रोच इज नीडेड टू इफेक्टिवली इंगेज विद कस्टमर। तो अब जो है एक नाउज्ड जो है नई और क्रिएटिव अप्रोच चाहिए ताकि हम कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली एंगेज कर पाए। तो इसके ऊपर मेटा ने एक थोड़ा सा डिटेल ये जो चीज हमें दी है, ये आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है। तो यही पैराग्राफ मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। अब मेटा यहाँ पर आगे क्या कहता है? कहता है कि इन द पास्ट, पहले क्या होता था, एडवर्टाइजर रिलायड हैविली ऑन टारगेटिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टू रीच देयर डिजायर्ड ऑडियंस। पहले लोग इसी पे डिपेंडेंट होते थे। हम लोग ऑडियंस की ट्विकिंग करते थे, इस तरह से ये होना चाहिए, डेमोग्राफी में ये चेंज होना चाहिए, इंटरेस्ट में ये होना चाहिए, बिहेवियर में ये होना चाहिए। बट अभी वो चीजें बदल गई हैं, ठीक है। However, with the rise of AI-enabled advertising tool, the focus has shifted from niche targeting to creative diversification as the best lever to find the most relevant audience। तो अब जो है ना, पहले भी बेसिकली क्या होता था, टेस्टिंग पहले भी होती थी। आप ऑडियंस डिसाइड कर देते थे, मेटा उसको टेस्ट करता था कि अच्छा यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इस पे जाएंगे। लेकिन अब जो वो तरीका है ना, वो बदल गया है। अब आप निश टारगेटिंग से क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन पे आ गए। अब वही काम अगर आपको करना है तो आपको मेटा को बहुत सारे क्रिएटिव्स प्रोवाइड करने होंगे। बाय अपलोडिंग मल्टीपल क्रिएटिव्स विद डिफरेंट थीम्स एंड मैसेजेस, business can leverage Meta's AI to test and optimize their ads at scale। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग क्रिएटिव, अलग अलग थीम और मैसेज के साथ अगर अपलोड करते हैं तो बिजनेसेस कैन लेवरेज, तो बिजनेसेस को फायदा होगा मेटा के एआई का, ताकि वो टेस्ट कर सके और ऑप्टिमाइज कर सके आपकी एड्स को, ठीक है। दिस अनलॉक्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर रीचिंग रेलेवेंट कस्टमर इन सम केसेस। तो इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, आप नए कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। इवन फाइंडिंग न्यू ऑडियंस दे माइट नॉट हैड रियलाइज्ड वुड बी इंटरेस्टेड इन देयर प्रोडक्ट। तो ऐसी ऑडियंस तक भी पहुंच पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है कि ये भी हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये फायदा होने वाला है नए क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का। ऑलराइट, तो हम वापस आ जाते हैं अपने क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन पे। तो अब हमें यहाँ पर बड़े लेवल पे क्रिएटिव्स बनाने होंगे। अब क्या होने वाला है, एडवर्टाइजर्स का जो रोल है ना, वो बदल गया है। अब एडवर्टाइजर्स जो है एक मीडिया बायर ना रहकर एक क्रिएटिव डायरेक्टर बनना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि ओल्ड सिस्टम के अंदर हमारा जो काम होता था वो बेसिकली मीडिया बाइंग ही होता था। हम ऑडियंस को टारगेटिंग करते थे, ट्वीकिंग करते थे, डैशबोर्ड के अंदर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। बट अब वो पूरा चेंज होके क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह से, एक तरह से जैसे आप मूवी डायरेक्ट करते हैं ना, तो आपको क्रिएटिव को भी डायरेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी टीम को आपको बोलना पड़ेगा कि हमें इस तरह से क्रिएटिव्स चाहिए, अलग अलग मैसेज के साथ, अलग अलग थीम्स के साथ। तो इसीलिए बोला गया है कि अब आपका जो रोल है वो मीडिया बायर से चेंज होके क्रिएटिव डायरेक्टर का हो गया है, क्योंकि नया सिस्टम एंड्रोमेडा यहाँ पर आ चुका है। अब हम बात करते हैं क्या ये एंड्रोमेडा है क्या। देखिए, एंड्रोमेडा जो है ना वो बेसिकली
अकेला भी है, लेकिन इसके साथ चार चीजें टोटल एज अ होल अगर हम बात करें तो चार पावरफुल एआई सिस्टम काम करते हैं। यानी मेटा ने अपना पूरा एआई का सिस्टम ही बदल दिया है और अब चार चीजों के ऊपर बात होती है। पहला है इसका मेटा का जेम, ठीक है, इसको सुपर ब्रेन बोला जाता है। इसका काम क्या है? इट प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू डिलीवर हाईली रेलेवेंट एंड पर्सनलाइज्ड एड्स। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक तरह से प्रोसेस करता है ताकि आपको हाईली रेलेवेंट और पर्सनलाइज्ड एड्स मिल जाएं। बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं? तो यहाँ पर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी, तो वो जो सीरीज है एक तरह से कुछ बुक्स पे बेस्ड है। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर बाय जॉर्ज आर आर मार्टिन की जो बुक है उसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, उस पे बेस्ड है। अब अगर मैं उसको पूरी की पूरी 4-5 बुक्स जो भी हैं उन सब के कैरेक्टर्स को, उन सब के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से क्या रिलेशन है, ये पूरा का पूरा काम ये जो मेटा का ब्रेन है ना, ये एकदम से ही समझ लेता है। इसको बहुत ज्यादा जैसे एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसको बस प्रोवाइड करना है और वो सिंपली उस चीज को बहुत ही क्विकली जो है समझ लेगा और उसमें से बहुत ही हर तरह का रिलेशन इसके पास, इसके माइंड में जो है बन जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर भी मेटा ने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर हमें ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है ये इस तरह से काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला कि कुछ उसी तरह से ही मेटा ने भी समझाया है कि अगर हम यहाँ पर एक सुपर ब्रेन ले लें जिसको हम एंटायर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स दे दें, पूरी लाइब्रेरी ऑफ बुक्स दे दें, वो उसको सेकंड्स के अंदर पढ़ सकता है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स के अंदर एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकता है। रिमेंबर एवरी सिंगल डिटेल and connect the detail into an understanding of sequence of events a person goes through across all type of activities। तो हर तरह की एक्टिविटी को बेसिकली ये समझ सकता है। That's what GEM does for Meta's ad system। तो जेम का भी यही काम है। ये क्या करता है? कैटालॉग्स को एनालाइजेस एंड कनेक्ट्स ट्रिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग इट इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है ना बहुत बड़े स्केल पे डेटा को अपने पास एनालाइज करके रख लेता है। ठीक है, मेटा's recommendation system learn from an enormous amount of data, recognizes subtle patterns and provide the most relevant ad to the right person at right time with low latency। तो अब ये क्या करेगा? राइट पर्सन के पास राइट एड पहुंचाएगा बहुत क्विकली, लो लेटेंसी के साथ, बहुत ही कम टाइम के अंदर। ये काम ये चीज करती है, ये इसका ब्रेन है बेसिकली। अब इसके बाद अगली जो चीज इसके अंदर आ जाती है वो है मेटा का लेटिस, जिसको जायंट लाइब्रेरी भी बोला जाता है। लाइब्रेरी का मतलब अब ये क्या करता है? ये एड रैंकिंग का आर्किटेक्चर है, एड की रैंकिंग डिसाइड करता है। दैट अलाउ अस टू जनरलाइज learning across campaign objective and surfaces in place of numerous smaller ad models। तो अब ये क्या कर रहा है? ये जितने भी आपके कैंपेन की ऑब्जेक्टिव हैं या फिर लोग आपकी इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब सभी तरह के एड पे देखिए, पहले क्या होता था? पहले छोटे छोटे एड मॉडल्स होते थे, वो चीजों को इकट्ठा करते रहते थे। जैसे एक कैंपेन में आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, दूसरे में अलग है, लेकिन आप एक ही बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो अब उन सबको जो है कंबाइंड करके एक लाइब्रेरी बना लेता है जिसके अंदर हर एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, हर एक कैंपेन की लर्निंग, हर एक कैंपेन का रिजल्ट जो है वो सब उसके अंदर है। तो पूरा इसके अंदर एक तरह का डेटाबेस है, आप क्या चाह रहे हैं एज एन एडवर्टाइजर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बारे में भी मेटा ने डिटेल में यहाँ पर बताया है कि ये जो आर्किटेक्चर है ये हमें ये सब चीजों के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो इसको आप समझ कह सकते हैं कि एक बड़ी लाइब्रेरी है। वी हैड मैनी स्मॉल लाइब्रेरीज ईच डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो पहले हमारे पास क्या होता था? पहले हमारे पास छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती थी। एक लाइब्रेरी का काम हिस्ट्री की किताबें थी, एक लाइब्रेरी में आर्ट की किताबें थी। बट अब क्या है? Each library had its own books and librarian who were experts in that one subject। ये पहले का काम है। लेकिन अब क्या होने वाला है? लेटिस के साथ सभी तरह की लाइब्रेरीज जो है कंबाइंड होने वाली हैं। ठीक है, इनटू वन लाइब्रेरी कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स।
सभी तरह की लाइब्रेरीज कंबाइन होके एक ही उसके अंदर डेटाबेस बनने वाला है। उसके अंदर भले वो हिस्ट्री की हो, आर्ट की हो, मैथमेटिक्स की हो, कुछ भी हो। इट डजंट हैव मोर बुक्स, द एक्सपर्ट लाइब्रेरियन कैन लर्न फ्रॉम ऑल द बुक्स इट हैज एंड अप्लाई दैट नॉलेज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो सभी तरह का बेसिकली कंबाइंड इसका जो सार है, जो रिजल्ट है वो यही है कि आपके पास एक पूरा का पूरा रिजल्ट आपके पास आता है और कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो वो सबको ही कंबाइन करके ये आपको देने वाला है। ठीक है, तो इसमें और क्या यहाँ पर है, दिस इज नॉट ओनली लीडिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी but also improving ad performance. These significantly large models are able to learn more because they can represent steps that people take in their purchase journey across surfaces and campaigns. तो लोग भी क्या क्या करते हैं ये उसको भी रीड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो छोटे छोटे एड मॉडल्स होते थे या अलग अलग कैंपेन्स होते थे उनकी अंदर की लर्निंग वहीं पर रह जाती थी। अभी ये उन सबको कंबाइन कर देगा, इवन दूसरे कैंपेन से भी दूसरे लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उनसे भी ये कुछ डेटा आपके पास एक तरह से ला सकता है। जैसे कि इस बंदे का इस तरह से परफॉर्म कर रहा है तो आप भी अगर ये चीजें करते हैं तो ये आपको इस तरह से परफॉर्मेंस देने वाला है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार इस तरह के मैसेजेस भी आपको मेटा के अंदर मिलते हैं। ओके, मेटा एंड्रोमेडा, ठीक है, इसको पर्सनल कॉन्करेज बोला जाता है। एक तरह से आपका पर्सनल चौकीदार या फिर पर्सनल आपका असिस्टेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का वो है जिसको सब कुछ पता है आपके बारे में। ठीक है, तो अब ये मेटा एंड्रोमेडा कैसी है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो मेटा ट्रेनिंग एंड इंटरफेयर एक्सेलरेटर जिसको MTIA बोला जाता है, ये एक तरह की चिप है, और दूसरा नवीडिया का ग्रेस हूपर सुपर चिप है। तो ये बेसिकली ये तो आर्किटेक्चर है, यानी कि चिप्स हैं जो, अब ये चिप्स काम क्या करती हैं, देखिए ये पूरा का पूरा एक, जैसे हम कोई एंड्रॉइड का नया वर्जन आ गया तो वो किस चिप पे बना है, वो 6 सेल पे बना है, 8 सेल पे बना है, वो एक सिस्टम होता है, यानी चिप्स होती हैं, चिप्स माइक्रो होती जाती हैं, उसमें क्या एडवांटेज आता है। तो वो ये दो चिप्स से मिलके बना है, एक तो मेटा का ही MTIA है और एक नवीडिया का ग्रेस हूपर सुपर चिप है। ठीक है, ये हम देखेंगे। अब ये काम क्या करता है, दिस मोर एफिशिएंट सिस्टम एनेबल्ड अ 10,000x इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल्स। ये बहुत ज्यादा इसको इसने बढ़ा दिया है ताकि ये बहुत जल्दी एड रिट्रीवल कर सके। अब एड रिट्रीवल का मतलब क्या है, एड पड़ी है, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ प्रोसेस करता है, मतलब इससे जो है ना कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। 10,000 इंक्रीज कर दिया गया उसको। बहुत जल्दी जो है उस बंदे के लिए जिसको एड देखनी है, बहुत जल्दी क्विकली एड जो है उसको लाके उसके सामने दे देगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द रैंकिंग प्रोसेस वेयर वी नैरो डाउन अ पूल ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एड टू द फ्यू थाउजेंड वी कंसीडर शोइंग समवन। तो अब क्या ये क्या काम करता है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एड में से कुछ थाउजेंड एड को अपने पास निकाल के रख लेता है, ठीक है, फ्यू थाउजेंड्स को, और फिर उसमें से जिस बंदे को भी दिखानी है उसको दिखा देता है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम मिल के काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये सिस्टम है बेसिकली। अब जो मैं अब दो चिप्स की बात कर रहा था, तो मेटा का MTIA है और ये नवीडिया का ग्रेस हूपर प्लेटफॉर्म है। तो ये दोनों मिल के बेसिकली ये पूरा सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एड क्रिएटिव्स हैं और ये पर्सनलाइज एड रिट्रीवल ये चिप से बना है। अब इसमें से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एड्स में से कुछ पर्टिकुलर पूल्स बन जा रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर पूल है, ये एक है, ये है, इसके अंदर एक सेपरेट बहुत ही सिमिलर में से कुछ को अलग कर दिया गया है, यहाँ पर कुछ को अलग कर दिया। आप देख रहे हैं कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अलग अलग सेगमेंट्स बना के रख लिए। अब जहाँ पे इतने सारे में से ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, ये दिखाया कम गया, लेकिन ये क्या है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एड्स हैं, उसमें से कुछ थाउजेंड्स ऑफ एड्स को ये अलग कर लेता है और फिर उसको डायरेक्टली उस बंदे को प्रोवाइड कर देता है जिसको हमें एड दिखानी है, मतलब एड को फाइंड करके वहां पर जो है दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है और ये बेसिकली एंड्रोमेडा है जिसके बारे में बात होती है। और चौथा जो सिस्टम है दैट इज सीक्वेंस लर्निंग। मैंने बोला था कि 4 चीजें हैं, द मेमोरी गेम। अब ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है। ये क्या काम करता है, ये देखता है कि कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ एक्शन अ पर्सन टेक बिफोर एंड आफ्टर सीइंग एन एड। मान लीजिए किसी बंदे ने कोई एड देखी और कुछ होटल बुकिंग करवा ली,
तो अब ये उसको होटल वाली ऐड नहीं दिखाने वाला है, ये उसको उसके बाद की ऐड दिखाने वाला है कि आपको वहां पर लगेज हो सकता है ले जाने पड़े, आपको वहां पर कुछ गियर्स ले जाने पड़े, कुछ टूल्स ले जाने पड़े, हो सकता है आपने टैक्सी बुकिंग की कुछ एड्स दिखाए। तो उसके बाद वो बंदा क्या कर सकता है, उसके पहले वो बंदा क्या कर सकता है, ये चीजें इसके लर्निंग सिस्टम में मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाने वाली हैं। ऑलराइट, तो ये भी चीजें मेटा ने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। यू कैन सी है, ये एंड्रोमेडा के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये लर्निंग है बेसिकली। अभी यहाँ पर एग्जांपल भी वही दिया गया है कि प्रीवियसली विद ट्रेडिशनल एग्रीगेटेड डेटा मॉडल इट, जैसे एक यूजर है, उसने कोई स्काई रिजॉर्ट का एड देखा, दे में कंटिन्यू टू सी अदर स्काई रिजॉर्ट एड्स। पहले ये होता था, ठीक है, कन्वर्टेड पहले अगर हो जाता था तो, लेकिन अब क्या होने लगा है, अगर उस बंदे ने स्काई रिजॉर्ट रूम अ पर्सन, ठीक है, परचेजिंग अ स्काई रिजॉर्ट रूम, अ पर्सन वुड नाउ सी एड्स फॉर स्काई इक्विपमेंट। जैसे पहले क्या होता था, अगर उसने स्काई रिजॉर्ट की एड के बाद बुक भी कर लिया फिर भी उसको रिजॉर्ट की एड आती रहती थी। अब क्या होगा, अब अगर उसने बुक कर लिया है तो उसको इक्विपमेंट आएंगे, ठीक है, लिफ्ट टिकट आएगा, लगेज आएगा, तो इस तरह की ऐड आएगी। बाद में क्या हो रहा है परचेज करने के, वो अब उसको दिखने वाला है। तो ये पूरा सिस्टम है, ये इस तरह से काम करने वाला है। अब हमारी क्यों शुरू में हमने जब बोला था कि सीपीएम सीपीए बढ़ रहा है, आरओएस घट रहा है, तो उसका कारण क्या है, मैनुअल टारगेटिंग एक्सपेंसिव क्यों हो रही है, क्योंकि एआई नीड्स आजादी। एआई को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आजादी चाहिए। अगर आप एआई पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे वो काम करना चाहिए उसको। तो उस केस के अंदर आपका सीपीएम सीपीए जो है वो बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पर नैरो डाउन नहीं करना है, ओपन करना है चीजों को। जब तक आप ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पर एक चीज और है कि आपको हो सकता है टेस्टिंग में थोड़ा सा एक्सपेंसेस एक बार बढ़े, लेकिन जब ये सिस्टम लर्न कर लेगा तो ये बहुत एक्यूरेटली काम करेगा, तब आपका फायदा इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, हम उस पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जो एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बेन पास्टर हैं, हेड ऑफ ई कॉमर्स हैं ट्रिपल अप कंपनी के लिए। तो ये क्या बोलते हैं, सिंस इंट्रोडक्शन क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन टू आवर परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी इन द लास्ट ईयर वी हैव मेंटेन स्टडी परफॉर्मेंस व्हाइल रैंपिंग फ्रॉम 3 to 4 न्यू क्रिएटिव्स अ वीक टू ऑलमोस्ट 50 ऑन एवरेज। पहले ये 3 से 4 क्रिएटिव हर हफ्ते में बना रहे थे, तो अब इन्होंने 50 कर दिया है उसको। By keeping creative production in house, and we are able to maintain a tight feedback loop between creative and media buying, and put many new diversified concepts into market to help customer move from consideration to purchase quickly. और इस तरह से ये क्या कर पा रहे हैं, लोगों को सीधा बहुत ही क्विकली कंसिडरेशन से परचेज की जो जर्नी है वहां पर ले जा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 से 4 क्रिएटिव से ये सीधा 50 क्रिएटिव पर वीक पे पहुंच गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेटा ने इसके बारे में भी बात की है, जो हमने बीच में इसको लेव किया था, ठीक है। तो ये वो स्टेटमेंट है मेटा की जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। अब यहाँ पर देखिए, ये अभी मेटा क्या कर रहा है, मेटा खुद भी ये बोल रहा है कि एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन और एडवांटेज प्लस क्रिएटिव जो है उसका राइज हो रहा है, और उनके राइज होने से लोगों का जो रिजल्ट हैं वो बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है तो आपको भी इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। वापिस आते हैं हम। अब क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन से मान लीजिए आपने 50 के करीब क्रिएटिव बना दिए, 25 से 30 क्रिएटिव अगर आप हर वीक में बना रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अगर हम कंपनी की बात करें। लेकिन अगर आप ज्यादा भी बना रहे हैं तो भी मेटा क्या करता है, आपका मैक्सिमम बजट सिर्फ 2-3 क्रिएटिव्स को ही देता है। ऐसा नहीं है कि सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो आपको भले ही कितने भी क्रिएटिव बनाने को बोला जाए, लेकिन जो बजट है वो मैक्सिमम 2-3 क्रिएटिव पर ही स्पेंड होने वाला है। और सब बाकी के जो क्रिएटिव्स हैं उनसे एआई लर्न करता है, और जब भी कभी किसी को जरूरत है तो वो उस तरह का क्रिएटिव उसको दिखा देता है किसी बंदे को। तो एआई एक ऐसा सिस्टम है ना, जिसको आप जितना खाना खिलाएंगे उतना अच्छे से काम करेगा। तो जैसा आप इसको जितने ज्यादा क्रिएटिव्स फीड करेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस ये आपको देने वाला है। तो ये फायदा है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज भी हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इस लेवल तक क्रिएटिव बनाए जाएं और क्या किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मेटा ने कुछ डेटा यहाँ पर दिया है।
ऑन एवरेज एडवर्टाइजर्स सी 9% लोअर कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, when using streamline setup for advantage plus sales campaign। तो advantage plus sales campaign और advantage plus creative जो मैंने आपको बोला था, तो उससे क्या हुआ है, मेटा का ही डेटा है कि 9% लोअर कॉस्ट पर एक्शन लोगों को अचीव हो रहा है, जो लोग एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन को यूज कर रहे हैं। ऑन एवरेज एड कंपनीज यूजिंग इमेज जनरेशन फीचर विद इन एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, और जो लोग एडवांटेज प्लस क्रिएटिव फीचर को यूज कर रहे हैं, जब आप क्रिएटिव को सेटअप करते हैं तो वहां पर आपको एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन भी मिलता है, तो उनको 11% हायर CTR मिल रहा है और 7% 6 हायर कन्वर्जन रेट भी मिल रहा है। तो अगर आप इन दो चीजों को यूज करते हैं तो आपका फायदा हो रहा है, मेटा का ये डेटा कहता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, देखिए अगेन वापिस आ जाते हैं, इन सब का जो रिजल्ट है वो यही है कि अब आपको टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाना है, अब आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बनना होगा और क्रिएटिव डायरेक्टर बनकर ही आप टेस्टिंग कर सकते हैं किस तरह का एड क्रिएटिव किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये बेसिकली अब आपको टेस्ट करना होगा। सो फाइनली व्हाट टू डू, अब इतना सब कुछ हमने देखा है, और लेकिन इन सब को अगर हम समराइज करें तो कहने का मतलब यही है कि अब जो है ना, सारा का सारा काम क्रिएटिव्स पे आ गया है, बहुत मैक्सिमम, और एड कॉपीज पे आ गया है। जितनी ज्यादा एड कॉपीज आप बनाएंगे, हेडलाइंस और वो सब चीजें आप करेंगे, और जितनी ज्यादा क्रिएटिव आप बनाएंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको एडवांटेज प्लस क्रिएटिव भी यूज करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे क्रिएटिव बनाना भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भले ही मेटा का, भले ही AI आ गया हो, लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो AI को उस तरह से हम इस लेवल पे मतलब यूज भी नहीं कर पाएंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम जो है क्रिएटिव बना पाए। तो मेटा खुद ही हमें ऑप्शन देता है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का, जहां पे हमारे पास बहुत सी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। तो इसका हमें यूज करना है, हमें मल्टीपल एड की कॉपीज यूज करनी है, मल्टीपल हेडलाइंस, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शंस यूज करने हैं, ताकि मेटा क्या करता है, अभी ये क्या करेगा, एक क्रिएटिव को दूसरे क्रिएटिव के साथ दिखा देगा, ठीक है। और मान लीजिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, तो एक का कॉम्बिनेशन है इसके साथ सही बन रहा है, दूसरे का दूसरे के साथ सही बन रहा है, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है बड़े लेवल पे वो खुद ही करेगा और खुद ही बेस्ट जो है सेटअप बना के जिस बंदे को चाहिए उसको दिखा देगा। आपने देखा होगा कि अभी आजकल फेसबुक पे एड्स बहुत क्विकली चेंज हो जाती हैं, आपने 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ऊपर करके नीचे स्क्रॉल किया तो एड चेंज हो जाती है। ये बेसिकली काम है एंड्रोमेडा का। अवॉइड लेजर टारगेटिंग, अब आपको वो लेजर टारगेटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए और अपने कैंपेन्स को कंसोलिडेट कर देना चाहिए। कंसोलिडेट का मतलब है आप एक एड सेट बनाएं, एक एड बनाएं, एक एड सेट के नीचे मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, वो भी चलेगा। एक एड के अंदर आप मल्टीपल क्रिएटिव बना सकते हैं, वो भी वर्क करने वाला है। तो ये कुछ चीजें जो है आजकल काम करने वाली हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैंपेन्स बना दें। हाँ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, किसी में लीड है, किसी में ट्रैफिक है, किसी में अलग कोई सेल्स है, तो वहां पे आपको कैंपेन बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप उसी में फर्दर नैरो डाउन करेंगे तो फिर थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कंसोलिडेटेड जो है कैंपेन्स यहाँ पर बनाने हैं। तो कहने का मतलब यही है, ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको न्यू सिस्टम के अंदर बताई हैं, ये आपको फॉलो करनी है न्यू वे के अंदर। ब्रॉड टारगेटिंग, एडवांटेज प्लस को यूज कीजिए, CBO को यूज कीजिए, कंसोलिडेटेड कैंपेन बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट हाई वॉल्यूम क्रिएटिव टेस्टिंग कीजिए। तो ये था मेटा का एंड्रोमेडा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।